हेलो बेटा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर थर्ड के बारे में। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर हम कंटिन्यू कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लास्ट में तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है? 0.1 मोलर। एंड आफ्टर 10 मिनट, after 10 minutes concentration of A becomes 0.05 molar, then find, पहला क्वेश्चन है, time required to remain concentration of A 0.025 molar and concentration of B after 15 minutes। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, इसका मतलब बेटा आपको क्या दिया हुआ है? टी नोट दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? 0.05 मोलर हो जाती है। ठीक है, 10 मिनट के बाद अगर देख रहे हैं तो ये अपने लिए सीटी हो जाएगा। ठीक है, बट अपना क्वेश्चन पहला क्या है, आपको निकालना है कि जब ए कितना रह जाए? 0.025 रह जाए। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, अगर अपन पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, सी टी इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे जीरो ऑर्डर का के टी। ठीक है, अपने पास सी टी भी है, टी नोड 0.1 है, के नहीं है अभी यहाँ पे, तो के कहां से निकाल सकते हैं बेटा? इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले के यहां से फाइंड करते हैं, लाइन में सीधी नहीं जाती है। ठीक है, सी टी टी नोड माइनस के टी, सी टी क्या है? 0.05 इक्वल टू ये कितना है? 0.1 माइनस के, यहाँ पे कितना है? 10, इधर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 इक्वल टू के टी 10 मिनट, और के निकालेंगे तो अपने पास 0.05 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा? 0.005। ठीक है, मोलर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो अपने पास क्या जाएगा? मोलर मिनट इनवर्स। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा वो, इधर लिख लेते हैं इसको, 0.05 मोलर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो अपने पास के की वैल्यू आ गई। अब आसान से इक्वेशन सोल्व हो सकता है। के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सी टी क्या होगा इसके लिए? 0.025, सी नोट कितना है? 0.1 माइनस के टी कितना है? 0.005 इंटू टाइम अपने को निकालना ही है। ठीक है, ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 0.075, इधर से माइनस करेंगे इसको, इक्वल टू 0.005 इंटू टी, टी निकालनी है बेटा 0.075 अपॉन 0.05, लगभग कितना आ जाएगा बेटा? ये 15 मिनट। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा बेटा? 15 मिनट टाइम रिक्वायर्ड होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि कंसंट्रेशन बी आफ्टर 15 मिनट, कंसंट्रेशन बी क्या होगी आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, रिएक्शन जा रही है ए टू बी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, टी टाइम बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.1 में से कुछ x माइनस हो जाएगा। ठीक, कुछ x क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, x यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, टी टाइम बाद इसमें से कुछ x अमाउंट चला गया, देखो कितना अमाउंट बचा है? 0.025, यहां से x कितना आ जाएगा? 0.075, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी सीधा लिख लो 15 मिनट आफ्टर, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी आ जाएगी? 0.075 मोलर। ठीक है, तो ये अपना दूसरा आंसर होगा। तो ठीक है बेटा, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले ही बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, ए टू बी रिएक्शन दी है, आपको कंसंट्रेशन इनिशियल पता है, फाइनल पता है, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी, टाइम निकालना था, और एक कंसंट्रेशन बी निकालनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक रेट मतलब यहाँ पे के 1.5 into 10 की पावर माइनस 2 मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड हाफ लाइफ ऑफ 20 seconds when initial concentration is 3 into 10 की पावर माइनस 2 मोलर, then find it। अपने को दो क्वेश्चन दिए हैं, हाफ लाइफ when initial concentration of 6 into 10 की पावर माइनस 2 मोलर एंड हाफ लाइफ when initial concentration is 1.5 into 10 की पावर माइनस 2 मोलर। पहले चेक कर लेते हैं ये 20 सेकंड सही है क्या, एक बार चेक करते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है टी हाफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए?
सी नोड अपॉन 2 के, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टू 1.5 इंटू के की क्या वैल्यू 10 की पावर माइनस 2, ये गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ये तो कितना आ गया 1 सेकेंड आ गया, यहाँ पे इसको 1 सेकेंड करो, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में, बट कोई नहीं, 1 सेकेंड इसका आंसर आ गया। अब करते हैं अपन पहला क्वेश्चन ए सोल्व, ठीक है। हाफ लाइफ व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे टी हाफ निकालेंगे, सी नोड अपॉन 2 के, ठीक है। सी नोड कितनी है अपनी, जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2 सेकेंड, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा टी हाफ का, टी हाफ का आंसर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड, ठीक, तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर बी, हाफ लाइफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर, ठीक है। तो यहां भी कैसे निकालेंगे, टी हाफ इक्वल टू सी नोड अपॉन 2 के, इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी कितनी हो गई 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2, के की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 3 और ये कितना है 0.15, ठीक है। ये कितना है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो ये पहले का आंसर हो गया कितना 2 सेकेंड, उसका कितना हो गया 0.25 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, सॉरी 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक ही फॉर्मूला यूज आ रहा है, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला यूज हुआ था वो कौन सा था, ये मैंने बोला था कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टी हाफ का फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, निकाल भी सकते हो, ठीक है। बट वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि अपन सॉल्यूशन करके टी हाफ निकाले, इससे अच्छा है कि इसको याद ही कर लो, ठीक है। टी हाफ का फॉर्मूला सी नोट अपॉन 2k, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही दी हुई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नीट वगैरह की जो प्रिपरेशन वगैरह में करते हैं बेटा, तो वहां पे आपको सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन अपने को क्रैश कोर्स है, तो अपने को क्या है, सिर्फ अपने को जीरो ऑर्डर और एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो सफिशियंट है सीयूटी के लिए, तो सफिशियंट है। अपने जो नीट के बैच लॉन्च होंगे देन उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कैसे समझो, अगर आपके पास ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो आपको रेट लिखनी होगी के कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रेट किस पे डिपेंड करिए, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करिए, ये क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो बात करो, द रिएक्शन व्हिच इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो रेट जो है किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेडियो एक्टिव डिके जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उनका जो डिके वाली जो रिएक्शन है बेटा, ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं इसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एन टी इक्वल टू एन ओ टी की पावर माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। ये टी टाइम के बाद डिके होने वाले नंबर्स, न्यूक्लियस का नंबर, ये इनिशियल नंबर कितने, ये लैम्बडा क्या होगा, इनका हाफ लाइफ हो गया, ठीक है। तो ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डिके जो रिएक्शन होती है किस किस टाइप की होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप की, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, मतलब देखो इथेन पे हमने हाइड्रोजन को क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया, प्लेटिनम यहाँ पे क्या मेटल यूज की, और यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, इथीन को हाइड्रोजन से क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, और अपने पास क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। इथेन बन गया अपने पास, ठीक है, यह हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ठीक है बेटा। तो ये भी कैसी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सॉरी ये कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे जो अपने के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, जैसे कि माना A2 प्रोडक्ट, रिएक्शन कंटिन्यू है, इसके लिए रेट लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, A, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक। आर को क्या लिख सकते हैं, डिसअपियरिंग कंसंट्रेशन अपॉन A अपॉन dt, ठीक है, A कंसंट्रेशन A, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर इस dt को मैं इधर लेके जाता हूं और इस कंसंट्रेशन को इधर लेके आता हूं, तो कुछ इस प्रकार होने वाला है, ठीक है, A dt, ठीक है।
अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से t और यहाँ पे कंसंट्रेशन C नोड से Ct, तो देखो इसका क्या होगा, ln कंसंट्रेशन A C नोड टू Ct, ये कितना हो जाएगा K T T माइनस और T और लोअर लिमिट 0, ठीक है। ये कैसे, dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है ln x आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, dA अपॉन a है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ln कंसंट्रेशन A C नोड से C2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको अपर लिमिट पुट करूंगा पहले, ln CT माइनस ln C नोड इक्वल टू कितना हो जाएगी KT, ठीक है। इधर उसको उधर लेके जाता हूं मैं, ln CT इक्वल टू ln C नोड माइनस KT, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से आपको देखने को समझ में आ रहा होगा क्या है, ln CT माइनस ln CT इक्वल टू ln C नोड माइनस KT, ठीक है। और जीरो ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था CT इक्वल टू क्या होता है C नोड माइनस KT, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पे हमने ln लगाया और एक किसके लिए बन गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बन गया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का भी जो होता है क्या होता है बेटा, CT इक्वल टू C नोड माइनस KT, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब इसको देखो, ln को अगर मैं ओपन करूं तो क्या होगा, 2.303 log बेस 10, ठीक है। क्या है, CT इक्वल टू 2.303 log बेस 10 C नोड माइनस KT, ठीक है। मैं यहाँ सभी में डिवाइड करता हूँ किसका, 2.303 का, देखो तो क्या होगा, log बेस 10 CT इक्वल टू log बेस 10 C नोड माइनस KT अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद करना है, पहले यही याद करना है, इससे ही तो डिराइव किया है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो अपने पास दो फॉर्मूला आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां से KT निकालना चाहूँ, K निकालना चाहूँ तो K कैसे डिफाइन करूंगा, ln CT इक्वल टू ln C नोड माइनस KT, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, KT निकालना है, ठीक है। तो ln CT माइनस ln C नोड, ठीक, उसको उधर लेके जाएंगे ना, ln C नोड माइनस ln CT, ठीक है। तो यहां से मेरे को K निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन T ln C नोड अपॉन CT, ठीक है। ln C नोड माइनस ln CT को क्या लिख सकते हैं, ln C नोड अपॉन CT, ठीक है। अगर मैं इसको log के टर्म में लिखूं, 2.303 T log बेस 10 C नोड अपॉन CT, बेटा ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला अपने को, ठीक है। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला टाइम्स के टर्म में, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, C नोड अपॉन CT, तो ये फॉर्मूला अपने को बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे रिएक्शन जा रही है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। T0 टर्म है, T0 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी इसकी A मानी, ठीक है। और T टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन में से कुछ X चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गई, फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखो K का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, 2.0303 अपॉन T log बेस 10, ठीक है, A अपॉन A माइनस X, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर मान लो आपको, लेट सपोज आपको दिया जाता है T1 टाइम एंड T2 टाइम, उन पे उनकी कंसंट्रेशंस दी जाती है, देन आफ्टर क्या फॉर्मूला यूज होता है K के लिए, T2 माइनस T1, ठीक है, log बेस 10 CT1 अपॉन CT2। अगर आपको कंसंट्रेशन T1 और T2 टाइम पे दी जा रही है, तो देन आफ्टर आपको K का फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट इसमें और बात करें, ठीक है, ln CT इक्वल टू ln C नोड माइनस KT, ठीक है बेटा। इसको इधर लेके आता हूं, तो ln CT माइनस ln C नोड इक्वल टू KT माइनस
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल एन सी टी अपॉन सी नोड इक्वल टू माइनस के टी। अगर दोनों साइड में एंटी लॉग करता हूँ, बोथ साइड एंटी लॉग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी टी अपॉन सी नोड, और ये क्या चला जाएगा, e की पावर माइनस टी, और यहाँ से सी टी क्या आ जाएगा, सी नोड इक्वल टू सी नोड प्लस मल्टीप्लाई, प्लस नहीं मल्टीप्लाई ई नोड के टी। एक फॉर्मूला अपने पास ये आ जाता है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ सी टी और टाइम के बीच में, ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ सी टी और टाइम के बीच के ग्राफ की, तो कैसे ग्राफ मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, और उसका जो इंटरसेप्ट होगा सी नोड, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूलाज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, जो आपको क्या करने हैं, याद करने, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें आप, यहाँ पे दिस टाइम, ठीक है, इसके लिए बना लेते हैं, तो क्या होगा, एल एन सी टी, और किसके लिए बना रहे हो, टाइम के बीच में ग्राफ, तो कैसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, और स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप के साथ स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए, इसके लिए, ठीक है बेटा। सेम वही जीरो ऑर्डर वाले ग्राफ है, बस यहाँ पे कुछ जो टर्म अपन ने यूज किए हैं उनके अकॉर्डिंग बना देना, नेगेटिव स्लोप के साथ ही ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपने कुछ फॉर्मूलाज, और ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक। एक बात कर लेते हैं कि जैसे यहीं पे, जैसे अपन ने ये रिएक्शन तो ली क्या है, ए से प्रोडक्ट ली है अपन ने, ठीक है, यहाँ पे अपना जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इस वजह से अपने पास जो सी टी इक्वल टू क्या आ रहा है, सी नोड ई माइनस के टी, ठीक है, ये अपने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कुछ इस तरह हो, तो अपने पास सी टी जो होगा वो ऐसे मिलेगा, कैसे, माइनस एन के टी, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट पूछा जाएगा, तो सब फैलने वाला है, ठीक है बेटा। इस पे अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन पूछा जाएगा तो सब फैलने वाला है, ठीक। लेकिन अपने को नहीं फैलना है, इसी के बेस में क्वेश्चन लेके आया हूँ हमारे पास। जैसे अपने फॉर द रिएक्शन 2 एन इक्वल टू दिया हुआ है 2 अपने पास, ठीक है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सी टी सी नोड माइनस सी नोड डॉट ई टी 2 के टी, ये ऑप्शन होगा, तो आंसर सही है। कौन सा आंसर है, दूसरा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, अपने को एन की वैल्यू पता चल गई, वहां को सीधा फॉर्मूला में पुट किया, और अपने पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक। कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके लिए टी हाफ दे रखा है अपने को, ठीक है। जस्ट 2 मिनट, अपन ने हाफ लाइफ के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। पहले हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं पीपीटी में, तो हाफ के बारे में बात करना बनता है, ठीक है। टी 100 मतलब रिएक्शन क्या होगी, 100 टाइम कंप्लीट हो गई, ठीक है। मतलब जो सी टी होगी अपने पास क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से के टाइम अपने को निकालना है, तो इसको टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लो सी नोड अपॉन सी टी क्या है 0, टी इक्वल टू 100 अपॉन के log सी नोड अपॉन 0, सी नोड अपॉन 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का log इनफाइनाइट, और उस टर्म से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो भी इनफाइनाइट। मतलब ये बात है कि बेटा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। यहाँ से एक बात याद रखना है, क्योंकि देखो टी 100 का टाइम क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पता नहीं कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से टी 50 टाइम की हाफ लाइफ की बात करूं, यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या रहने वाली है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन, तो 350%, ठीक है, 2.303 अपॉन के, ठीक है, लोग सी नोड अपॉन में सी नोड बाई 2, ठीक है, सी नोड से सी 2 कैंसिल, और लोग 2 कितना हो जाएगा 0.3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा इसका 0.693 अपॉन के,
टी हाफ या टी 50%, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ या टी 50% का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यहाँ लिख लो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला, ठीक है। कितना आ गया, टी हाफ 0.693 अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है बेटा कि जो टी हाफ है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे किसी भी टर्म में यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज नहीं हुई थी, जबकि जीरो ऑर्डर में अपने वाले पास क्या था, सी नॉट अपॉन 2 के, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म थी। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता इन, तो यहाँ से स्टार पॉइंट लिखेंगे, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ या हाफ लाइफ not depend on concentration of reactant, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये टी कंप्लीशन एंड टी हाफ का क्या होगा, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट, ठीक है। टी हाफ क्या दिया अपने को, 50 मिनट, ठीक। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट, मतलब अपने को टोटल टाइम कितना दिया है, 200 मिनट। तो आप लोगों को देखने से समझ में आ रहा होगा एक टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट, और टोटल कितना है, 200। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कितनी हाफ लाइफ अपने पास, 4 टी हाफ लाइफ अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। माना कि इनिशियल अपने पास कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एक टी हाफ जाने के बाद, ठीक है। अरे यार ये पेन को क्या हो रहा है, एक टी हाफ जाने के बाद कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, A/2, ठीक है। नेक्स्ट एक टी हाफ के बाद A/4, ठीक है। 4 टी हाफ निकालने अपने को, अगले टी हाफ के बाद A/8, और उससे अगले टी हाफ के बाद A/16। तो 4 टी हाफ के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी A थी वो कितनी हो जाएगी, A/16, और अपने को पूछा गया है परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, लेफ्ट, ठीक। तो फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 100, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ये चला जाएगा और इससे अपने पास निकल के आएगा ये 6.25%, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे, ठीक है। मतलब परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट रहने वाली है किसके बाद, 200 मिनट के बाद कितनी, 6.25, ठीक है। कंज्यूम कितना हो गया, अगर आपको परसेंटेज ऑफ कंज्यूम पूछे तो 100 में से 6.25 माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ कंज्यूम आपसे पूछा जाए, ठीक है, कितना आएगा ये, 93.75, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द इनिशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, N2O5 gives to 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10 की पावर -2 मोल लीटर, ठीक है, at 318 Kelvin, and the concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10 की पावर -2 मोल लीटर, कैलकुलेट रेट एट 318 Kelvin, ठीक है। अपने को ये जो दिया फर्स्ट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन दिए, और ये क्या दिए बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन दिए, और अपने से क्या पूछा है, रेट पूछा है, ठीक है। तो K इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपने को K पूछा है, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम log बेस 10 C नोड अपॉन CT, ठीक है। तो यहाँ से 2.303 टाइम कितना अपना 60 मिनट log 10, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितने बेटा 1.24 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.2 इंटू 10 की पावर -2, इससे ये कैंसिल आउट, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.2
लगभग 6 का अगर 60, ठीक है, और 6 का log करेंगे अपन, कितना आएगा log 6, तो ये कितना आएगा लगभग 0.78, और इसको सोल्व करेंगे अपन 60 इंटू 0.78 से कैंसिल आउट करेंगे, देन आफ्टर मल्टीप्लाई टू दिस, तो ये अपने पास आंसर आने वाला लगभग 0.0298, ठीक है। ये अपने पास क्या आने वाला है, आंसर आने वाला के का मिनट इनवर्स, ठीक है। ये अपने पास क्या आने वाला आंसर आने वाला है किसका, के का, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन अपने को क्या पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, फाइनल कंसंट्रेशन पता है, अपन ने जस्ट इसको सोल्व किया है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते कितना आंसर आ रहा है 0.0298 मिनट इनवर्स, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं है कि जो गैसेस रिएक्शंस होती है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्ट कोलिजन नहीं कर रहे हैं तो क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके साथ साथ ओरिएंटेशन के साथ साथ बेटा एक कंडीशन और होती है कि उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, कोलाइड करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अगर एक सफिशिएंट एनर्जी कोलाइड करने के लिए नहीं है तो जैसे देखो मान लो कि दो मॉलिक्यूल है और उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो ये ऐसे निकल जाएंगे या फिर ऐसे निकल जाएंगे, प्रॉपर टक्कर होगी नहीं, तो प्रॉपर टक्कर होगी नहीं तो फिर कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन थ्योरी उसी के बारे में बात करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर मस्ट बी द इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। जो इफेक्टिव कोलिजन मतलब जो टक्कर, ऐसी टक्कर जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, उन कोलिजन को क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन होंगे तो ही क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे बेटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इन पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, और वहां आपके पास क्या है, पर यूनिट टाइम है, तो उसमें जो जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और आप लोगों को पता है जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कोलिजन्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कितनी होती है, द गैसेस रिएक्शंस तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें इफेक्टिव कोलिजन बहुत कम हो पाते हैं, ठीक है। कोलिजन पर सेकंड पर मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। बट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज कैपेबल टू कन्वर्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, कॉल इट्स इफेक्टिव कोलिजन। इसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं इफेक्टिव कोलिजन कर पाते हैं और किस में कन्वर्ट हो पाते हैं बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन देखो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन है ये कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन, कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए किसके लिए, कोलिजन करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, और जिस प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब ये है कि जिस रास्ते से आ रहे हैं ना वो एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ओरिएंटेशन से आ रहे हैं तो जैसे प्रॉपर टक्कर होगी तो ये क्या कन्वर्ट होंगे, उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इनके लिए बेटा इनको समझने के लिए, दोनों कंडीशन को समझने के लिए, पहली कंडीशन को समझने के लिए क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो कंडीशन फर्स्ट, ठीक, मैं डायग्राम बना रहा हूं किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच, ठीक है। मान लो कि ये इस तरीके से, ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक। अब यहां पे बात करते हैं, ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ पे, और ये क्या है प्रोडक्ट की एनर्जी है। रिएक्टेंट ये क्या है बेटा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसके बाद क्या कर जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब ये एनर्जी अपने को और चाहिए, ठीक, और इस स्टेट में क्या बनेगा, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसके बाद वो कहां चला जाए, उसकी ट्रांजिशन स्टेट में, और वहां से वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, ठीक है। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये है कि आपको ये पहाड़ चढ़ना है बस, ठीक है। आपको एक बार पहाड़ चढ़ना है उसके बाद तो आप आसानी से क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और ये मिनिमम जो एनर्जी होगी रिक्वायरमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ई टी, ठीक है।
क्या बोलते हैं, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको सही से लिखो, ईटी। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं डेल्टा एच की। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी गैप है, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको, समेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट एंड समेशन एनर्जी रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा है बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो डेल्टा एच अपने पास क्या आने वाला है, नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब क्या है बेटा, ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। ठीक है, अगर हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी से रिएक्टेंट की एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कैसी रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, सेम अगर डायग्राम बनाना चाहे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, देखो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एंड वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। अब ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ठीक, वही एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से। ठीक है, डेल्टा एच यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा, तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा एच अपने पास क्या मिल जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये किस रिएक्शन के लिए ग्राफ है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ है, एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये ग्राफ होने वाला है, उनके लिए डेल्टा एच क्या आने वाला है, पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक, एक बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नहीं होगा क्या भाई, तू पूरा गए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठीक है, इसकी यही दिक्कत है, कॉपी होने में बस। ठीक है, दोबारा बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, क्या था ग्राफ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, ये। ठीक है, ये देखो, अगर रिएक्शन R2P हो रही है, ठीक है, R2P हो रही है, तो ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, ठीक है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर बैकवर्ड के लिए। ठीक है, ई ए फॉर बैकवर्ड। ठीक है, और यहां से मैं डेल्टा एच कैलकुलेट करना चाहूँ, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और बैकवर्ड की कम है। ठीक है, तो बैकवर्ड की ज्यादा है और फॉरवर्ड की कम है। ठीक है, फॉरवर्ड की तो कम है, बैकवर्ड की ज्यादा है, तो यहां से भी डेल्टा एच अपने को क्या मिलता है, नेगेटिव देखने को मिलता है। ये फॉर्मूला बेटा, इस फॉर्मूले पे अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। सेम इसी के लिए बनाए, तो ये फॉर्मूला डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ई ए फॉर फॉरवर्ड माइनस ई ए फॉर बैकवर्ड, और यहाँ पे डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने फॉर इफेक्टिव एनर्जी जो है कॉलिजन के लिए। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, मान लिया कि दूसरे कंडीशन में अपने क्या बना, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है उसमें क्या डेल्टा एच नेगेटिव मिला, ये इस वाली कंडीशन में अपने को डेल्टा एच पॉजिटिव मिला। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कैसी बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाली, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल एनर्जी चाहिए, वही क्या आ गई अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे बोल रहे हैं, जैसे देखो बेटा, स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, इसके पास 100 कैलोरी एनर्जी है, और ये मान लो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 100 कैलोरी और चाहिए, तो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी,
100 कैलोरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दी है, ये अपनी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। द एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बाय द रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक। अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, एक्टिवेशन एनर्जी लेके वो कहां पहुंचता है रिएक्टेंट, अपनी ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर गैसियस रिएक्शन, यहां पे बात करते हैं गैसियस रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये भी H2 गैस फॉर्म, ये भी I2 गैसियस स्टेट में है, देन प्रोडक्ट बना रहे हैं 2HI, ये भी गैसियस स्टेट में, ठीक। अब देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन में दिखाता हूं, जैसे मान लो कि अपने पास ये है 2H के मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 2I मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एक H2 का मॉलिक्यूल एक I2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों एटम मैंने शो कर दी, यहाँ पे दोनों एटम I के शो कर दी। इनका ओरिएंटेशन कैसा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो टक्कर क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव टक्कर होगी कैसे, ये हाइड्रोजन और ये I और ये I, तो इससे क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोडक्ट HI एंड HI। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही है, कोलिजन इफेक्टिव होगा, और कोलिजन इफेक्टिव होगा तो अपने को क्या मिलेंगे बेटा, प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। अगर मान लो प्रॉपर अपना ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये H मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये I2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्या होगा इनका, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो टक्कर भी इनकी कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। इफेक्टिव टक्कर नहीं होगी, तो इफेक्टिव टक्कर नहीं होगी बेटा, तो इससे प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो कंडीशन, दोनों कंडीशन कोलिजन थ्योरी में याद रखनी, एक तो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए। दूसरा पॉइंट, अपने पास ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ऐसे नहीं कि मॉलिक्यूल कैसे भी टकरा रहे हैं, ठीक है, कैसे भी टकराएंगे तो अपने पास प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है अगर उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये जो चीजें होती है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं तो ही कोलिजन थ्योरी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, ज्यादा के लिए नहीं होती, ठीक। हाँ देखो ये नोट पॉइंट याद रखो, कोलिजन थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें दो ही मॉलिक्यूल है, एंड आल्सो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस सॉल्यूशन स्टेट, और सॉल्यूशन स्टेट में अगर बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस हो रही है तो उनके लिए भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है, सॉलिड रिएक्शन के लिए नहीं, गैसियस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसी पे क्वेश्चन की बेस, जो कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर द रिएक्शन ए टू बी एक्टिवेशन एनर्जी है तो फॉरवर्ड रिएक्शन E फॉरवर्ड कितनी है, 80 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 120 किलो जूल पर मोल। फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब अपने को क्या निकालना है बेटा, डेल्टा H निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, मतलब 80 माइनस 120 एंड अपने पास डेल्टा H एंथैल्पी चेंज आ जाएगा -40 किलो जूल पर मोल। और माइनस के साइन से आपको पता चल रहा होगा कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, मतलब अपने को डेल्टा H दिया है, और कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा अपना -4, ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 77 किलो जूल पर मोल, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी B2A, मतलब अपने को देखा जाए तो बेटा सीधे सीधी बात है कि अपने को फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, ठीक है। रिएक्शन कैसे जा रही है, A टू B, ठीक। अपने को पूछा है कि रिएक्शन जब B2A हो, मतलब अपने को पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड अपने को निकालना है, ठीक। अब आपको फॉर्मूला पता है ही, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक। ये -40 है,
ये अपने को 77 दे रखी है, ये अपने को कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो EAB निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 117 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉलिजन थ्योरी पे। एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कॉलिजन थ्योरी के कंडीशंस क्या है आपको, ठीक है। एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ये दो कंडीशन है, कौन सी? पहली तो है कि आपके पास रिएक्टेंट्स और मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव द सफिशिएंट एनर्जी, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए। तो दूसरी बात है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन फिक्स होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, हमने बात की कॉलिजन थ्योरी एंड उसके क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में यहीं तक। आई होप लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट लेक्चर इसका कंप्लीट करेंगे कल अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप इस क्रैश कोर्स के साथ, कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ बने रहिए, ठीक है। आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और हमको भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऑल दी बेस्ट।